जोरदार तालियों से मेरा स्वागत हो गया। हाँ, पहले मैं मेरे सम्मान में बजवा देता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और 2 लाइन इन महान विभूति के लिए कहते हुए मैं अपनी काव्य यात्रा शुरू करूंगा। इन महाविभूति के लिए केवल 2 लाइन कि पांव रखे तो कहाँ रखे, पांव रखे तो कहाँ रखे, चहु और सुरंग लग गई है, अब ऐसे इंसान नहीं बनते प्यारे, तेरे कारखाने में जंग लग गई है। बस ऐसी कहते हुए मैं तो हास्य कवि हूँ और हास्य के लिए आना पड़ता है मुझे, इसलिए इधर उधर की बात न करते मैं डायरेक्ट अपने औकात पे आता हूँ। मेरा तो क्या है मित्रों, मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ हास्य मुझसे टकराता है, घर से बाहर निकलता हूँ हास्य मुझसे टकराता है, घर में रहता हूँ हास्य मुझसे टकराता है, हास्य का और मेरा टकराव चलते रहता है। बचपन में माँ बाप ने विनोद नाम इसीलिए रखा, बोले पूत के पाँव पलने में दिखते, ये बड़ा होकर यही करने वाला है, इसका नाम विनोद रखो। उन्होंने रख दिया, मैं वही करता हूँ, आपको आके बातें सुनाता हूँ, आपके चेहरे पर हंसी आती है मेरी बात सुनकर, आपके चेहरे की हंसी देखकर मुझे खुशी मिलती है, दोनों मिल जाते हैं, तालियां बज जाती है। ऐसी क्योंकि मैं घर में रहा तो भी, और विशेष वजह घर में रहा तो पत्नी से मेरी कुछ ना कुछ बातें छेड़खानियों वाली बातें चलती रहती है। मैं अपने ढंग से कुछ कहता हूँ, वो अपने ढंग से समझती है, वो अपने ढंग से कुछ कहती है, मैं अपने ढंग से समझता हूँ, उसमें से हाथ से निकल जाता है। अभी 2-3 दिन पहले मेरी पत्नी मेरे पास आई, वैसे तो हमेशा आती है लेकिन कोई विशेष घटना होती है, दुर्घटना होती है तो बात होती है। 2-3 दिन पहले मेरी पत्नी मेरे पास आई, बोली सुनो जी, मैंने कहा कहो जी। बोला हास्य कवि हो, हास्य कवि सम्मेलनों में जाते हो, लोगों को हंसाते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कभी हास्य नहीं दिखता, तुम्हारे चेहरे पर कभी हास्य नहीं दिखता, हंसते रहा करो, तुम्हें नहीं मालूम जो जो हंसे उनके उनके घर बसे, जो जो हंसे उनके उनके घर बसे। मैंने कहा डार्लिंग तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जो जो हंसे उनके उनके घर बसे, लेकिन एक बात बता, जिन जिन के घर बसे वो बाद में कितने हंसे। ऐसी घटनाएं चलती है, ऐसी दुर्घटना, बस घटना में दुर्घटना हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई, मैंने पहले कह दिया वैसे तो हमेशा आती है, लेकिन कुछ ऐसी घटना होती है। महाशिवरात्रि के दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई, बोली सुनो जी, मैंने कहा कहो जी। बोले अपन महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, अपन महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। मैंने कहा इस दिन शिव जी ने जहर पिया था। वो बोली गलत, इस दिन शिव जी की शादी हुई थी। तो मैंने उससे कहा अरे तुझको समझा सकूं ये मेरी क्या औकात है, जहर पियो या शादी करो एक ही तो बात। ऐसी घटना होती है, ऐसी घटना होती है। एक दिन तो मेरे पत्नी ने मुझे झापड़ मार दिया सपने में। नहीं, हादसा कहीं भी हो सकता है, हादसे के लिए विशिष्ट जगह नहीं होना, हादसा कहीं भी हो सकता है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे झापड़ मार दिया सपने में। मैं दूसरे दिन बैंक में पहुंच गया, मुझे मेरा अकाउंट बंद कराना है, मुझे मेरा अकाउंट बंद कराना है। क्लर्क हैरान, मेरे रवैये से परेशान। उसने मैनेजर को बुलाया, मैंने मैनेजर को बताया कि सर कल रात मेरी पत्नी ने सपने में मुझे झापड़ मारा, मुझे मेरा बैंक अकाउंट बंद कराना है। मैनेजर बोले पत्नी के सपने में झापड़ मारने से और बैंक अकाउंट बंद कराने का क्या संबंध। मैंने कहा सर हम भावना प्रधान कवि आदमी, हम भावना प्रधान कवि आदमी ऐसे बुरे सपनों से डरते हैं, और आपने तो विज्ञापन में लिख रखा है हम आपके सपनों को साकार करते हैं। मैं विशिष्ट रूप से, क्योंकि आज मैंने देखा यहाँ सब बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, बहुत बढ़िया कविता के पारखी लोग बैठे हैं। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि यहाँ कविता भी सुनानी चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए एक हास्य की कविता सुनाते हुए मैं देश की समस्या पर आना चाहता हूँ। हमारा देश समस्या प्रधान देश है, समस्या प्रधान देश है। बड़ी बड़ी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, आंतरिक समस्याएं, बाह्य समस्याएं, हर समस्या का समाधान है, लेकिन हमारे देश के नेता चाहते नहीं। अगर उनके पास नहीं तो मेरे पास आ जाए, मैं देता हूँ। सुबह सुबह महिला मेरे पास आई, घरेलू समस्या लेकर सुबह सुबह महिला मेरे पास आई, मुझसे बोली विनोद भाई आपका बेटा अंगूठा चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़वाई। देखिए महिलाओं की समस्या है, छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं, वे नमक लगाती, मिर्च लगाती, पट्टी बांधती, कोई आवश्यकता नहीं है। अपना छोटा सा समाधान कि सुबह सुबह महिला मेरे पास आई, मुझसे बोली विनोद भाई आपका बेटा अंगूठा चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़वाई। मैंने कहा बहन जी मैंने उसकी चड्डी ढीली सिलवाई।
बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा दोनों हाथों से चड्डी पकड़ेगा तो अंगूठा कौन सा हाथ का चूसेगा? समस्या बड़ी लेकिन समाधान छोटा। तो ऐसी एक समस्या को लेकर मैं हास्य कविता, उसके बाद में व्यंग पे आना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब मुंबई से आपके बीच में आया तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये कवि सिर्फ ऐसी बातें नहीं लिखता, कुछ सोच की भी बातें लिखता है। तो एक हास्य की कविता सुनाते हुए आज के 30-40 साल पहले मैंने कविता लिखी थी हास्य की। मैं ये भाई साहब जो हमारे बैठे हैं सफेद, ये चश्मा वाले सफेद शर्ट वाले भाई साहब, इनसे ज्यादा खूबसूरत दिखा करता था एक जमाने में सर में। हाँ आपसे ये चश्मा वाले भाई साहब बैठे, हाँ हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। हाँ तो इनसे ज्यादा खूबसूरत दिखा करता था सर में एक जमाने में। मेरे सर पे भी काली घनी जुल्फे थी, जुल्फे। हाँ उन्हें मैं जुल्फे कहा करता था, आज नहीं है लेकिन स्मार्ट तो दिखता हूँ ना। तालियां तो बजवा लेते अपन अपने लिए। तो देखिए उस जमाने के कविता का मजा लीजिए, कविता का मजा लीजिए। और मैंने कौन सी समस्या इस कविता में दी है, मजा लीजिए कविता का, कि हमारा और पढ़ाई का न कभी जमता था मेल, हमारा और पढ़ाई का न कभी जमता था मेल। तभी हम 9वीं में 3 बार फेल होते अपने आप में हट गए। पढ़ाई छोड़ी घर जाके बैठ गए, पढ़ाई छोड़ी घर जाके बैठ गए। जब जिंदगी लगने लगी हमें अपनी खाली, जब जिंदगी लगने लगी हमें अपनी खाली, हमने लड़की घुमानी चाहिए सामने वाली। आदमी जब स्मार्ट होता है, खाली होता है, तो यही काम करता है। क्यों भाई साहब? हाँ कि जब जिंदगी लगने लगी हमें अपनी खाली, हमने लड़की घुमानी चाहिए सामने वाली। वो भी हमारा मजा ले रही थी, हमें बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। हम भी मजनू बने हुए थे पक्के। जब देखा तीर लगे ना तुक्के, सोचा ये आइडिया रहेगा बेटर, तुरंत लिख दिया उसे एक लव लेटर, तुरंत लिख दिया उसे एक लव लेटर। जब वो पानी भरने आई हमने अपने आप को जमाया, डेयरिंग करके उसके हाथ में अपना लेटर थमाया। वो अदा के साथ मुस्काई और वहां से हट गई। हमने सोचा बेटे ये तो ये कविता आपने थोड़ी लिखी है, दुर्घटना मेरे साथ हुई है। हमने सोचा बेटे ये तो पट गई। तब से देखे ख्वाब हमारे, दो बेचारे बिना सहारे, गार्डन में मिले या नदी किनारे। लेकिन तभी ख्वाब टूटा, तभी ख्वाब टूटा जब पड़ा गाल पर चाटा, तभी ख्वाब टूटा जब पड़ा गाल पर चाटा। पप्पा जी ने उस दिन हमें ईमानदारी से डांटा, बोले 3 बार फेल होकर बन रहे एक्टर, बर्बाद करने जा रहे उस लड़की का कैरेक्टर। हमें डांटने का गम नहीं, हमें गुस्सा इस बात पर आया, हमारे प्रेम संदेश को उसने बात तक क्यों पहुंचाया। तब से हम गुमसुम रहने लगे, दिल के अरमां आंसुओं से बहने लगे। लेकिन एक दिन सिचुएशन बदली। एक दिन एक पत्र डाक से उसके पास आया, एक दिन एक पत्र डाक से उसके पास आया, मेरी तरफ लाके उसने मेरी ओर बढ़ाया और बोली विनोद जी ये किसका है, कहां से आया मुझे बताओ, कोई खास खबर हो तो पढ़कर सुनाओ, कोई खास खबर हो तो पढ़कर सुनाओ। मैंने अचंभित होकर पूछा आपको पढ़ना नहीं आता? वो बोली मुझे पढ़ना आता तो आपके पास क्यों आती, और उस दिन आपका दिया हुआ पत्र आपके बाप से क्यों पढ़वाती। मेरे साथ हुई है। लेकिन इसको मित्रों उस दिन से हमने एक बात जान लिया और साक्षरता का महत्व पहचान लिया, साक्षरता का महत्व पहचान लिया, साक्षरता का महत्व पहचान लिया। और एक व्यंग्य की बात कहना चाहता हूँ, हास्य तो है मेरे पास बहुत, लेकिन अभी हमारे पास में टीम भी बड़ी है और कभी आऊँगा तो जरूर सुनाऊंगा। लेकिन व्यंग्य की बात, मैं आपके बीच में जब आया हूँ तो आपके बीच से ऐसी कविता देके जाना चाहता हूँ कि जिसको आप याद रखें। जब मैं मुंबई से आया हूँ तो आपको याद रखने लायक कविता सुनाना चाहता हूँ। व्यंग्य की बात, सब बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, केवल 2 लाइन का व्यंग्य सुनाऊंगा, उसके बाद में और एक व्यंग्य की कविता सुनाऊंगा। 2 लाइन का व्यंग्य आपकी मानसिकता टटोलने के लिए 2 लाइन का व्यंग्य। देखिए मैंने पहले कहा हमारा देश एक समस्या प्रधान देश है और हमारे देश में सब में बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी पर इससे बड़ा व्यंग्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा व्यंग्य सुने और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी सहचरणी बेरोजगारी से तंग आकर, अब संबोधन देखिए कि अपनी सहचरणी बेरोजगारी से तंग आकर एक बेरोजगार नौजवान ने तरह तरह के जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी जहर ने उसकी जान नहीं ली, किसी भी जहर ने उसकी जान नहीं ली। जांच करने पर पता चला कि कोई बेरोजगार नौजवान किसी जहर से नहीं मरता। क्यों? कि उसकी बेरोजगारी खुद इतना खतरनाक जहर है, उस पर दूसरा कोई जहर असर नहीं करता, उस पर दूसरा कोई जहर असर नहीं करता, उस पर दूसरा कोई जहर असर नहीं करता। और मित्रों अंतिम रचना देना चाहता हूँ व्यंग्य की बात। देखिए आपने शायद पिछले दिनों पढ़ा होगा, मुंबई में हमारे कुछ डॉक्टर लोगों ने किडनियों का व्यापार किया था।
गुर्दे का धंधा, यानी आज आदमी इतना स्वार्थी होगा, किसी भी तरीके का बिजनेस वो करने लगा है। उस संदर्भ को लेते हुए, उस बिजनेस को लेते हुए मैंने भी एक बिजनेस शुरू किया है। मेरा बिजनेस क्या है, और व्यंग्य की रचना देखिए, 5 चित्रों की रचना मैं दे रहा हूं इसमें, कि बनना चाहते थे सफल व्यापारी, बनना चाहते थे सफल व्यापारी, अपन ने भी खोल रखी है दुकानदारी। समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार इंसानी गुर्दे बेचते हैं, समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार इंसानी गुर्दे बेचते हैं। आइए भाई साहब, यह है अपनी दुकान, अपन यहाँ मुर्दे बेचते हैं। आइए भाई साहब, यह है अपनी दुकान, अपन यहाँ मुर्दे बेचते हैं। ये देखिए सब में बड़ा मुर्दा, मेरी दुकान पे 5 चित्रों की रचना दे रहा हूँ, किस किस किस्म के मुर्दे मैंने रखे। देखिए कि ये देखिए सब में बड़ा मुर्दा, शो पीस, ग्राहक अट्रैक्शन के लिए स्टेचू बना के रखा है। एक ना मानसिकता में उससे जुड़ा तो मुझे अच्छा लगेगा जरा, कैसा है, ठीक है। कि ये देखिए सब में बड़ा मुर्दा, शो पीस, ग्राहक अट्रैक्शन के लिए स्टेचू बना के रखा है। इस मुर्दे के बड़े बड़े अचंभे हैं, सुना है कि इसके हाथ बहुत लंबे हैं, मगर कोई काम का नहीं है, और अपना ये तर्क बिल्कुल सही है कि ये कानून का मुर्दा है। ये बड़े सख्त किस्म के होते हैं, ऐसा बताया जाता है, और अक्सर बेगुनाह इनके द्वारा सताया जाता है, अक्सर बेगुनाह इनके द्वारा सताया जाता है। ये दूसरे मुर्दे का देखिए नमूना, शायद आपकी भी आंखों से बहेगी गंगा और जमुना। इसके हाथों में अनबैलेंस तराजू, इसके हाथों में अनबैलेंस तराजू और आंखों पर पट्टी बंदी है। सब कुछ समझते हुए महाभारतीय गांधारी की तरह अंधी है, और मुर्दों की तुलना में बहुत हेवी है। जी हाँ, ये इंसाफ की देवी है, जी हाँ, ये इंसाफ की देवी है। ये समझती है कि सारी व्यवस्था लो माला माल हो गया। जी हाँ, ये इंसाफ की देवी है। ये समझती है कि सारी व्यवस्था इसी के बुद्धि पर टिक रही है, लेकिन अपनी दुकान में ये मुर्दा बन के बिक रही है। अपनी दुकान में ये मुर्दा बन के बिक रही है। अगर ये भी पसंद नहीं है तो आगे आइए, अपने दिमाग से रस्मों और रिवाज का चोला निकाल फेंकिए, और ये समाज का मुर्दा देखिए, ये समाज का मुर्दा देखिए। ये अपना शिकंजा आदमी की इर्द गिर्द कसता है, और खासकर मध्यम वर्गीयों को रुलाकर खुद हंसता है। पश्चिमी सभ्यता की भीड़ में इसका अस्तित्व न जाने कहां खो गया है, और सारी नपुंसकों की भीड़ जमा होने से खुद मुर्दा हो गया है। सारी नपुंसकों की भीड़ जमा होने से खुद मुर्दा हो गया है। अगर ये भी पसंद नहीं है तो आगे आइए, इस मुर्दे को देखिए, इसे देखते ही खुश हो जाएगी आपकी तबीयत। जी हाँ, इस मुर्दे का नाम है इंसानियत, इस मुर्दे का नाम है इंसानियत। ये पहले इंसानों के बीच रहते थे, ये पहले इंसानों के बीच रहते थे। ये बात मेरे दादाजी मुझे कहानियों में कहते थे। आज भी ये इक्कल दुक्कल आदमियों में दिखते हैं, बाकी मुर्दे बन के दिखते हैं। आज भी ये इक्कल दुक्कल आदमी मिलते हैं, बाकी मुर्दे बन के बिकते हैं। ये आप ले जाइए, ये दिखने में बहुत सीधा और सादा है, लेकिन माल का शॉर्टेज है ना, इसलिए भाव बहुत ज्यादा है। माल का शॉर्टेज है ना, इसलिए भाव बहुत ज्यादा है। अगर आपको सस्ते चाहिए, अंतिम मुर्दा दे रहा हूँ, पूरी कविता की जान, मुर्दे में भी शब्दों द्वारा जान कैसी फूकी जाती है। देखिए अंतिम मुर्दा, अगर आपको सस्ते चाहिए तो आगे आइए, ये ढेरों पड़े मुर्दे देखिए, ये ढेरों पड़े मुर्दे देखिए। ये सबके सब राजनीतिक मुर्दे हैं, ये सबके सब राजनीतिक मुर्दे हैं। ये अपने अखाड़े में एक दूसरे को पछाड़ते हैं। साले खुद तो मुर्दे हैं, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। ये अपने अखाड़े में एक दूसरे को पछाड़ते हैं। साले खुद तो मुर्दे हैं, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। ये आप ले जाइए, ये बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। मेरी दुकान पे तो कम है, इससे ज्यादा रास्ते में मिल जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।